नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा के लिए पहुंचा भक्तों का हुजूम। महिलाओं के प्रवेश पर विरोध के चलते कुछ इलाकों में लगी धारा 144। प्रदर्शनकारियों पर कल हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे का केरल बंद। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने और महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए सभी राजनीतिक दल तत्काल गठित करें आंतरिक समिति। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की अपील। पार्टी वेबसाइट पर समिति का विवरण देने को भी कहा। एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। शिकायत में गलत आरोपों के चलते प्रतिष्ठा पर ठेस लगने की कही बात। 31 अक्टूबर को दर्ज होंगे पूर्व विदेश राज्य मंत्री और गवाहों के बयान। अब लर्निंग आउटकम के आधार पर मिलेगी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने व्यवस्था को ऑनलाइन कर किया आसान। नए नियमों के तहत स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के लिए अभिभावकों पर नहीं बना सकेंगे दबाव। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का 93 साल की उम्र में निधन। शरीर के कई अंगों के काम बंद करने के बाद दिल्ली के साकेत अस्पताल में लिया आखिरी सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। कल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई की विरोध में आज केरल बंद रहा। तनाव को देखते हुए सन्निधानम, अल्वाकुलम, नेलाक्कल और पंपा इलाके में आज धारा 144 लगा दी गई। इस बीच दूसरे दिन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जहां एक ओर भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त सबरीमला मंदिर पहुंच रहे हैं, वहीं सबरीमला संरक्षण समिति ने प्रदर्शनकारियों पर कल हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे का केरल बंद रखा। राज्य के कई शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी समेत कई दलों और स्थानीय संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस बंद में शामिल तो नहीं हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन किया। In all over Kerala, the Ayyappa Bhaktas, all in the roads protesting against the brutal attack. We are demanding immediate resignation of the Chief Minister. सबरीमला मंदिर के प्रमुख पुजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्रद्धालु निराश हैं। उन्होंने सभी से सबरीमला मंदिर की परंपरा बनाए रखने की अपील की। My personal request, please keep the system and custom of the Sabarimala temple. मंदिर परिसर के बाहर तनाव के माहौल के बीच निलक्कल, पंपा, एल्वाकुलम, सन्निधम में धारा 144 लागू है। मंदिर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मंदिर पहुंचने वाली गाड़ियों और श्रद्धालुओं पर भी नजर बनाए हुए है। We are here to provide all the security. Those who want to come and have darshan, police is always there. The law will take its own course. सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के बाद बुधवार को पहली बार मंदिर के कपाट खुले थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मीटू कैंपेन को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए पार्टी के भीतर भी समिति बनाने की सलाह दी है। मेनका गांधी ने 6 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने आंतरिक शिकायत कमेटी बनाकर इसकी जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर डालने को कहा है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि हर संगठन में ऐसी कमेटी बनाने का कानून है, फिर राजनीतिक दलों को इससे अलग क्यों रखा जाए। इससे पहले मंत्रालय ने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस को यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत कमेटी बनाने का निर्देश दिया था।
मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि हर एक किस्म का जहाँ औरतें काम करें वहाँ एक ऐसे कमेटी शुरू होना ज़रूरी है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों छोड़ रहे हैं इसमें? वो भी तनख्वाह देते हैं, औरतें वहाँ 100 काम करते हैं। और एक और चीज़ जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो तनख्वाह पर नहीं भी हैं, मान लो कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, अगर उस पार्टी में किसी के साथ ऐसे दुष्टता होती है तो कहीं तो हमें जाना चाहिए और जा सके जहाँ इंटरनली हम लोग अपनी शिकायत करें। तो ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई अब लर्निंग आउटकम के आधार पर नए स्कूलों को मान्यता देगी और उन्हें सीबीएसई के बजाय राज्य स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूल किसी खास जगह से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई में कई सुधारों का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल अब यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। कि सीबीएसई के स्कूल में यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदे, जूते कहाँ से खरीदेंगे, टाई कहाँ से खरीदेंगे, इसका कोई कंपल्सन नहीं होगा। कहीं से भी दुकान से वो जो यूनिफॉर्म होगा वो छात्र डालेंगे, लेकिन कहाँ से लेना ये दुकान का कंपल्सन नहीं होगा। फिर जो भी फीस का डिस्क्लोजर है वो सब डिस्क्लोजर होना चाहिए कि खर्चा कितना, उत्पन्न कितना, आय कितना, ये सब समझना चाहिए। और तीसरी बात हमने कही है कि हिडन कॉस्ट नहीं चाहिए। एक अन्य बड़े फैसले में सीबीएसई ने नए स्कूलों को मान्यता देने के नियमों में भी सुधार किया है। अब इस प्रक्रिया को न सिर्फ ऑनलाइन कर दिया है बल्कि उसे सरल भी कर दिया गया है। स्कूलों के लिए मान्यता लेने के लिए पहले केंद्र और राज्य दोनों जगह से क्लियरेंस रिपोर्ट की बाध्यता थी, जिसे सिर्फ एक स्तरीय बनाया गया है। नए स्कूलों की मान्यता के लिए लर्निंग आउटकम को बड़ा आधार बनाया गया है। हमने पहला आज मेजर सुधार किया है कि जिला शिक्षण अधिकारी जमीन, सेफ्टी और बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, जो स्कूल के रिक्वायरमेंट है, जो एनओसी देते समय होते हैं, उसको एक बार ऑथेंटिकेट करेंगे जांच करके कि इस पर सीबीएसई पुनः जांच नहीं करेगी। सीबीएसई उसमें सीधा केवल एक नया इंस्पेक्शन करेगी जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा, वो आउटकम का होगा। ये दूसरा बदलाव है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्कूलों को मान्यता देने और राज्य स्तरीय अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के नियमों में बदलाव करने से गैर जरूरी चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके अलावा सीबीएसई ने अब नई गाइडलाइंस के तहत हर स्कूल के लिए खेल को भी अनिवार्य कर दिया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि आधार वेरिफिकेशन के जरिए लिए गए मोबाइल सिम के बंद होने का कोई खतरा नहीं है। दूरसंचार विभाग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज साझा बयान जारी कर ये बात कही। बयान में आधार नंबर की वजह से करोड़ों यूजर्स को केवाईसी से जुड़ी समस्या और फेल होने पर सिम डिस्कनेक्ट होने की खबरों को फर्जी बताया गया। बयान में कहा गया कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के बीच अनावश्यक रूप से डर की भावना पैदा की गई है। ये भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि आधार कार्ड के जरिए लिए गए मोबाइल नंबरों को काटना होगा। बयान के मुताबिक दूरसंचार विभाग और UIDAI मोबाइल ऐप के जरिए नए सिम कार्ड जारी करने के लिए बाधा रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और ये आधार मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के पूरी तरह अनुकूल होगा। और मीटू कैंपेन के आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी पर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। जज समर विशाल ने कहा कि पहले मानहानि करने वाले ट्वीट स्टेटमेंट्स को देखा जाएगा। यदि ये सामग्री मानहानि पहुंचाने वाली पाई गई तो इसे आगे ले जाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 31 अक्टूबर को शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अकबर की तरफ से पेश हुई वकील गीता लूथरा ने कहा कि प्रिया रमानी ने शिकायतकर्ता की मानहानि करने वाले ट्वीट किए हैं। उनका दूसरा ट्वीट साफ तौर पर मानहानि करने वाला है, जिसे 1200 लोगों ने लाइक किया। लूथरा ने कहा कि उनके मुवक्किल दोषी नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने पद से हटने का फैसला लिया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में जीका वायरस के संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को नए मामले सामने आने के साथ पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। बुधवार को केंद्र ने एक टीम वहां भेजी ताकि रोग पर नियंत्रण के उपायों पर तेजी से काम किया जा सके। जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छरों के कारण ही फैलते हैं। घनी आबादी वाले शास्त्री नगर और सिंधी कैंप से नमूनों के तौर पर लिए गए कुछ मच्छरों में जीका वायरस मिले हैं। राजस्थान में जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। इनमें 23 गर्भवती महिलाएं हैं। बुधवार को जीका के 20 नए मामले सामने आए। ये मामले जयपुर और पास के 2 जिलों के हैं। इस बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम राजस्थान पहुंची है। टीम जीका वायरस का प्रसार रोकने में मदद करेगी। दरअसल जयपुर और आसपास के जिलों में मच्छर मारने के लिए जिस कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए हैं। इसलिए टीम इस कीटनाशक को बदलने का सुझाव भी देगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर जीका से सबसे ज्यादा पीड़ित है। जयपुर में घनी आबादी वाले शास्त्री नगर और सिंधी कैंप से भी जीका के वायरस मिले हैं। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी बुधवार को बैठक कर हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इलाज के बाद जीका वायरस से पीड़ित सभी मरीज ठीक हो गए हैं। 3/4 मरीजों को बीमारी का कोई लक्षण नहीं है और वो ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में जीका वायरस का पहला मामला 22 सितंबर को सामने आया था। तब 85 साल की महिला इससे पीड़ित पाई गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उसने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को स्थिति पर निगाह रखने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का आज निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में दोपहर 2:50 पर अंतिम सांस ली। 26 सितंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से वो अस्पताल के आईसीयू में थे। वो बुखार और निमोनिया से पीड़ित थे। नारायण दत्त तिवारी केंद्र में भी मंत्री रहे, साथ ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए नारायण दत्त तिवारी ने दोनों राज्यों के विकास के लिए बहुत काम किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में नारायण दत्त तिवारी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में जनसेवा से संबद्ध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए खूब काम किया। तिवारी जी का व्यक्तित्व इन मायनों में बहुत बड़ा था कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो सोचते थे। उनके लिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नया, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे सुझाव लेकर कोई भी उनके पास जाता था तो उसको स्वीकार करते थे और बड़े दिल से स्वीकार करते थे और उसमें पूरा अपना सहयोग भी करते थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना को पुलवामा में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों की विशेष टीम ने कल देर रात ही पुलगाम के अवंतीपोरा इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। बोगाम काकपोरा इलाके में चेक पोस्ट लगाया गया, लेकिन इसी बीच आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। साथ ही मुठभेड़ शुरू हुई जो काफी देर तक चली। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया, जबकि कुछ अन्य आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी शुरू की है और आतंकियों की तलाश जारी है। और अमेरिका के एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद ने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग की है। ये मांग अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सांसद टेड पो ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिया गया गैर नाटो सहयोगी का दर्जा भी खत्म किया जाना चाहिए। टेड पो ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का हमेशा
पाकिस्तान बचाव करता रहा है, साथ ही अमेरिका के आतंकवाद निरोधक प्रयासों की निंदा भी करता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान में आतंकी महफूज रहेंगे तो पाकिस्तान को अमेरिका से कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। अमेरिकी संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक टेट पो ने टिप्पणी बीते हफ्ते की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली हर जगह तरह की मदद पर रोक लगाने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग को तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करना चाहिए। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद टेट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी को निशाने पर भी लिया। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के उस बयान की निंदा की जिसमें महमूद कुरैशी ने मदद के मसले पर अमेरिका को लेक्चर दिया था। टेट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खुले संबंधों को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के सरजमी पर दहशतगर्द महफूज रहें तो ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका से जरा सा भी समर्थन नहीं मिलेगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके तहत H-1B वीजा के तहत न सिर्फ खास पेशों की परिभाषा को बदला जाएगा, बल्कि फॉरेन वर्क वीजा कैटेगरी के तहत परिभाषा को भी बदला जाएगा, जो कि भारतीय पेशेवरों में काफी प्रचलित है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अमेरिका में काम कर रही भारतीय आईटी कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके पहले आईटी क्षेत्र की 1000 से अधिक छोटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने अमेरिका की इमिग्रेट एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा 3 साल से कम अवधि के लिए H-1B वीजा जारी करने को लेकर किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस विषय पर भारत सरकार लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में है, ताकि इसका असर भारत से अमेरिका जाकर काम करने वाले लोगों पर न पड़े। It's a very important topic for us, and that is the reason why we have time and again at different levels we have taken up this matter with the US side. Most recently, this was discussed and it was mentioned as well during the 2+2 meeting. We are closely engaged with the administration as well as the US Congress on this matter. It is indeed correct that the administration has taken measures to prevent abuse of this program. And there are certain bills which have been introduced. I think what we get to hear are the provisions from those bills. But it is important to note that none of these bills have been passed to continue to engage with the US on this matter. भारत के साथ रिश्तों की मजबूती को देने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके एजेंडे में सुरक्षा, व्यापार, निवेश और सहयोग के नए क्षेत्रों पर बातचीत शामिल है। रानिल विक्रमसिंघे शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच खास तौर पर विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी एक राय तैयार की जाएगी। इसमें खास तौर पर हम्बनटोटा एयरपोर्ट के साथ साथ कोलंबो और त्रिकोमाली बंदरगाह के संचालन पर भी खास चर्चा होगी। इसके अलावा भारत के सहयोग से बन रही आवासीय परियोजनाओं की स्थिति पर भी दोनों नेता बात करेंगे। भारत पहले ही जाफना में गृहयुद्ध प्रभावित 44,000 परिवारों को आवास मुहैया करा चुका है। इसके अगले चरण में 40,000 और मकानों को तैयार करने के लिए चीन को दिए टेंडर को रद्द कर भारत को देने की बात है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलेंगे और तमिलों की स्थिति और सुरक्षा मामलों पर विचार करेंगे। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। You are aware of the very close friendship and partnership between India and Sri Lanka. Development cooperation between India and Sri Lanka, of course, will be one of the items which could be discussed. Beyond that, I think at this stage it will be difficult for me. I'm sure once the meeting is concluded, then we will have some details for you. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज ब्रसेल्स में 12वीं एशिया यूरोप बैठक के शुरुआती और विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने बेल्जियम के किंग फिलिप्स से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ऑस्ट्रिया,
पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड समेत कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 20 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। और देश भर में आज धूमधाम से महानवमी मनाई गई। आखिरी नवरात्र के मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग भारी तादाद में सिद्धिदात्री माता के दर्शन के लिए पहुंचे। नवरात्रि पर्व के आखिरी दिन भक्तों ने मां काली की पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में कन्याओं को भोजन कराया गया। देवी पंडालों में भी काली माता की पूजा पाठ का दौर चला। ये तस्वीरें हैं देश के 3 अलग अलग हिस्सों की, जहां पे मंदिरों के बाहर भक्तों का हुजूम दिखाई दिया। कोलकाता, मुंबई, सूरत, हर जगह आस्था में डूबे लोग माता के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए। इस मौके पर मंदिरों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का नवा रूप है। और वहीं कुछ जगहों पर आज ही विजयदशमी का त्योहार मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का पर्व विजयदशमी जम्मू कश्मीर में आज धूमधाम से दशहरा मनाया गया। जम्मू के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया और समाज को अच्छाई का संदेश दिया गया। कल देश भर में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।